बेटा कैमरा ऑन करने का तो ठीक है, लेकिन ये बताइए 21 अटेंडेंस, बाकी सब लोग नहीं पढ़ेंगे क्या? 80% अटेंडेंस मैंडेटरी है। सबको दो बार बताइए, ब्रेक के बाद सो जाएंगे आप लोग। बेटा 80% अटेंडेंस इज मैंडेटरी, पता है ना आप लोगों को? उसमें देन यू विल नॉट बी एबल टू गिव द एग्जाम, सो यू हैव टू मेंटेन योर अटेंडेंस परसेंटेज। इफ इट्स बिलो 80% देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, जो लोग नहीं आए, ठीक है, so ensure that you do not skip your classes and we will give a written notice also to the parents, to the students, to the parents who if you are not attending the classes. Okay? ओके बेटा, तो आप लोग अपने मन में ये जान लीजिए कि 80% अटेंडेंस आपको देनी ही देनी है, चाहे किसी भी तरह से दीजिए। उसके नीचे होगा तो फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे ये बताइए। मतलब अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया, जुगु हो गया, द्वंद्व हो गया, ठीक। और हमें अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है बहुब्रीहि समास। ठीक, वेरी गुड, बहुब्रीहि समास। हाँ, तो बेटा उसको चार्ज करिए ना, किसके लिए विशाल आके चार्ज करेंगे? आपके मोबाइल में बैटरी अगर गड़बड़ है तो उसको सही करिए, उसके लिए हम आएंगे। नहीं सर, तो कैमरा ऑफ कर। अच्छा, कैमरा ऑफ करने से आपको नहीं, कैमरा राहत मिल जाएगी, आप ये कहना चाहती हैं? चार्जर लगा लो ना, चार्जर लगा के कैमरा ऑन करिए। चार्जर लगा लो, ठीक, चार्जर लगा के काम करो। देखिए बहुब्रीहि समास ध्यान से समझिए। अव्ययी भाव समास में हमने ये पढ़ा था कि पहला पद प्रधान होता है। पहले ये जानिए कि इसमें दो पद होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था पहली क्लास में। उसके बाद इसके प्रकार में पहला प्रकार था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या कहता है कि इसमें पहला पद प्रधान होगा। दूसरा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या था कि उत्तर पद माने जो बाद वाला पद होगा उसकी प्रधानता होगी। अव्ययी भाव के हम लोगों ने 4-5 भेद पढ़े, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, अपादान, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा द्विगु समास, सॉरी कर्मधारय। कर्मधारय में क्या था कि पहला पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा, अथवा पहला उपमान होगा, दूसरा उपमेय होगा। उसके बाद हमने पढ़ा द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा द्वंद्व, जिसमें दोनों पद की प्रधानता। अब आइए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या कहता है कि वह समास जिसमें न तो पहले पद की प्रधानता हो न तो दूसरे पद की प्रधानता हो, अपितु कोई तीसरा पद माने दोनों पद मिलाकर अन्य पद को बना दे, उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो वहां बहुब्रीहि समास होता है। ठीक, समझे बात को? चलिए इसकी परिभाषा लिखा देते हैं, फिर उदाहरण से इसको और अच्छे से समझ लेंगे। लिखिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर, दोनों पद माने पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। कल हम लोगों ने द्वंद्व जब पढ़ा था तो उसमें ये देखा था कि वहां दोनों पद अपने आप में बराबर बराबर का हिसाब रखते थे।
लेकिन बहुब्रीहि में ये चीज नहीं है। बहुब्रीहि कह रहा है कि जहां दोनों पद प्रधान न हो, मतलब दो पद तो रहेंगे लेकिन प्रधानता किसी अन्य के रहेगी, मतलब जो उसका मालिक होगा वो कोई अन्य होगा। ठीक, बोलिए। उसका जो मालिक होगा बेटा वो कोई अन्य होगा। जैसे समझिए जो हम बोल रहे हैं, दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद माने कोई तीसरा पद बन जाएगा। परिभाषा को सब लोग नोट किए? बोलिए, परिभाषा को नोट किया? अच्छा, परिभाषा को नोट किया। अब इसको उदाहरण को देखिए। ठीक, हम लोग लिखे चक्रधर, मतलब जो चक्र को धारण करता हो। चक्र को कौन धारण करता है? चक्र किसके हाथ में होता है? यहां हम लिखते हैं चक्र को धारण करने वाला। हाँ बताइए, चक्र किसके हाथ में होता है? वेरी गुड, भगवान श्री कृष्ण की। तो यहां हम चक्रधर का मतलब निकालेंगे क्या? श्री कृष्ण। अब देखिए परिभाषा पे जाइए। परिभाषा आपकी कहती है कि दोनों पद प्रधान नहीं होंगे बल्कि अन्य पद प्रधान होगा। चक्रधर में दोनों पद कौन कौन से हैं जरा बताइए। पहला पद कौन होगा? दूसरा पद कौन होगा? दूसरा पद धर होगा। अब इन दोनों का अर्थ क्या निकल जा रहा है? श्री कृष्ण। तो यही बहुब्रीहि समास है, समझ गए? एक और देखिए, दूसरा देखिए, ये आप लोगों से जुड़ा है। ये आप लोगों से जुड़ा है। आप लोग खाना ज्यादा खाते हैं ना? देखिए, यस सर। हाँ, खाना ज्यादा खाते हो। ये क्या लिखा है? लंबोदर। इसको तोड़ दीजिए, दो पद बनाइए। लंबा हो उदर जिसका, उदर माने पेट। हाँ, लंबा हो उदर जिसका कौन होगा? कौन होगा? गणेश भगवान। वेरी गुड। कौन होगा? गणेश भगवान। अब लंबोदर का क्या मतलब निकला? हाँ हाँ बेटा, उदर का अर्थ पेट होता है। इसका लिख लो कोष्टक में, उदर का मतलब पेट होता है। ठीक, तो लंबा पेट किसका है? गणेश जी का। बोलिए, तो कौन सा समास होगा लंबोदर में? अगर हम कहते कि लंबे उदर वाला, तब कौन सा समास होगा? हाँ, वेरी गुड। अगर हम यहीं पे कहते हैं कि लंबे उदर वाला, तब कौन सा समास होगा? तब यहां बदल जाएगा। तब ये, हाँ, तब इस अर्थ में नहीं लिया जाएगा। तब यहां हो जाएगा कर्मधारय। यही चीज समझना है, कर्मधारय और बहुब्रीहि। ठीक, समझ गए? हाँ, लंबा है जो उधर, या लंबा हो उधर वाला, कोई मतलब नहीं है, दोनों एक ही चीज है। क्या बेटा प्रगति क्या कह रही है बताओ? क्या कह रही है बताओ? क्या कह रही हो प्रगति? बताओ क्या बोल रही हो अभी जस्ट? हाँ, तीसरा माने अन्य पद नहीं। देखो, आप जब उस समास का ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप जब समास विग्रह करेंगे तो और अगर ऑप्शन में दोनों तो पहले रहेंगे नहीं,
जब कभी भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा। उसके बाद जैसे चक्रधर दिया, लंबोदर दिया, वीणा पानी दिया, जो भी दिया, आप उनका पहले विग्रह कर लेंगे। विग्रह करने के बाद आप सही विकल्प पर निशान लगा देंगे। अब बताइए कोई दिक्कत? बिना विग्रह किए आप कभी भी गलती से भी कर्मधारय बहुब्रीहि में अंतर मत करिएगा, विग्रह करने के बाद ही करिएगा, ठीक? बोलिए। अविनाश कोई दिक्कत? अविनाश कोई दिक्कत बेटा? चलिए, ये तो हमारा हो गया समास जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। मतलब अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है बेटा, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? हम लोगों ने पढ़ा अव्ययी भाव, इसमें किसी को कोई दिक्कत? बोलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, वेरी गुड। दूसरा हमने पढ़ा तत्पुरुष, यहां ठीक। तीसरा हमने पढ़ा कर्मधारय, तीसरा हमने क्या पढ़ा? कर्मधारय। यहां किसी को कोई प्रॉब्लम? उसके बाद हमने पढ़ा द्विगु, फिर क्या पढ़ा? द्वंद्व। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा द्वंद्व समास। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बहुब्रीहि। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समास नामक पाठ के एक एक भाग को पढ़ लिया। अब एक बार बता दीजिए कि इसमें किसी को कोई दिक्कत हो, इसके बाद हम कुछ आगे की बातों पे चर्चा करें। कौन सा बेटा? कौन सा मैंने कब पढ़ाया था, जरा पूछिए। नहीं, अभी इस चैप्टर में कुछ चीजें बाकी रह गई हैं, हालांकि वो हमने पढ़ा, किसी को पढ़ाते वक्त समझा दिया है कि कर्मधारय और बहुब्रीहि में कैसे आप अंतर करेंगे। ये आपकी किताब में अब आगे दिया हुआ है, लेकिन मैंने पढ़ाते ही समय बता दिया है। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? द्विगु और बहुब्रीहि में कैसे, द्विगु और बहुब्रीहि में कैसे अंतर करेंगे? तो इन सब का एक ही निदान है, और वो निदान क्या है जानते हैं? समास का विग्रह। आप विग्रह कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक? आप विग्रह कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप अंतर कर पाएंगे कि बहुब्रीहि है कि द्विगु है, कर्मधारय है कि द्विगु है, ठीक? एक बात और, इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों ने संधि पढ़ी थी। इसके पहली वाली जो क्लास हुई थी उसमें आप लोगों ने संधि पढ़ा था। तो संधि और समास में अंतर क्या होता है, बेसिकली इसको जान लीजिए। संधि और समास में क्या अंतर होता है? तो अंतर ये होता है कि संधि, दोनों की परिभाषा समझ लीजिए। परिभाषा संधि की कहती है कि वर्णों के सार्थक मेल को या वर्णों के पारस्परिक मेल को, लीजिए, वर्णों के पारस्परिक मेल को, यही संधि की परिभाषा है ना, दो वर्णों के मेल से संधि होती है। वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। यही परिभाषा है कि नहीं?
यही है ना परिभाषा समझने की। और समास में क्या है कि शब्दों का होता है, दो या दो से अधिक पदों को, हाँ, दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। इसका हम टेस्ट लेंगे, इस पार्ट का एक गूगल फॉर्म पर टेस्ट लेंगे दोनों का, ठीक है। इसका एक गूगल फॉर्म पर टेस्ट लेंगे, ठीक। गूगल फॉर्म पता है ना सबको, इसका गूगल फॉर्म पर टेस्ट लेंगे। ओके सर। किसी को कोई दिक्कत बता देंगे, शनिवार को ले लेंगे, ठीक। ठीक है बेटा, अब एक बार तुम लोगों को हम मौका दे रहे हैं कि अभी तक जितना पढ़ाए हैं उसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, फिर इसके आगे थोड़ी बहुत बात करनी है, समाज पे करते हैं। आप लोग पूछिए, कुछ पूछना हो तो। पहले 2 मिनट तुम लोग किताब पढ़ो, पहले सर नहीं। क्या करती है उसमें? हाँ बेटा, किसी कोई दिक्कत? किस समास को? द्विगु समास। चलो समझो, इसीलिए कहना पढ़ोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। द्विगु समास समझो, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, ठीक। अब जिस समास में पहला पद आपको लगता है कि संख्यावाची है वो द्विगु समास होगा। जैसे चौराहा, 4 रास्तों का समूह, पहला है 4, विग्रह कर लेंगे, 4 रास्तों का समूह, ठीक। विग्रह करके आपको समझना है। अगर इसके बाद भी, जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला, अब त्रिनेत्र का मतलब भगवान शंकर निकाल लेंगे तो वो कर्मधारय बहुव्रीहि हो जाएगा। बेटा बात नहीं, गलत काम नहीं। सब कुछ करिए, बात न करिए, गलत काम नहीं। मेरी क्लास में स्पेशली, ओके। कशिश, द्विगु समास समझ में आया? हाँ, अव्ययी भाव। चलिए अव्ययी भाव समझिए। अव्ययी भाव समास कहता है कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो, अव्ययी भाव, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, पहला पद क्या हो? प्रधान हो और अव्यय हो, और अव्यय हो मतलब लिंग वचन क्रिया के साथ परिवर्तन न हो,
अव्यय शब्द हो, उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसमें आपका समास होगा अव्ययी भाव, क्योंकि यथा शब्द लिंग वचन कारक के साथ बदल ही नहीं सकते। ठीक, स्वास्थ्य। यथा माने अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक, समझ गए? अकॉर्डिंग। हाँ, द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर समझिए। द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर आप कैसे कर पाएंगे, इस चीज को समझिए। आप जब विग्रह करेंगे, इधर लिखिए द्विगु, इधर लिख दीजिए बहुब्रीहि। ठीक बेटा, अंतर समझिए दोनों, द्विगु और बहुब्रीहि। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होगा। ठीक, ये इसकी साधारण सी बात होगी। इसमें क्या होता है? अन्य पद की प्रधानता, अन्य पद की प्रधानता। दूसरी बात, आप त्रिनेत्र लिखिए, यहां तीन आंखों का समूह या तीन आंखों वाला लिखिए त्रिनेत्र। ठीक, मतलब तीन आंखों वाला। ठीक, तो देखिए आप त्रिलोचन भी कहते हैं। त्रिलोचन, जिसके पास तीन लोचन हो, त्रिनेत्र, तीन आंखों वाला। यहां तीन संख्या के रूप में पा गए। अब यहां त्रिनेत्र लिख के दिखाइए, त्रिनेत्र। इसका मतलब हो गया भगवान शिव, क्योंकि उनके पास भी तीन आंख है। त्रिनेत्र का जैसे ही आप अर्थ लगाएंगे शिव, आपका हो जाएगा बहुब्रीहि। अब बताइए लग्नजिता, आपको द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, बताइए, डाउट के तो आप लोग खान है। हाँ भाई, अब इसके लिए डाउट है, इसी के लिए डाउट है कि समूह होना चाहिए। डाउट आपका इसीलिए है कि सर समूह नहीं लिखा, इसलिए डाउट हो गई। बताइए, हमने तीन आंखों वाला की जगह तीन आंखों वाला का समूह नहीं लिखा, इसलिए डाउट हो गए। हर बात पर बोलने की आदत है, डाउट। और किसी कुछ पूछना? आवाज नहीं आ रही बेटा प्रगति तुम्हारी। हाँ, तो अगर रावण के अर्थ मिलेंगे तो बहुब्रीहि होगा, 10 सिरों वाला के अर्थ मिलेंगे तो द्विगु होगा। और बताइए, 10 सिरों का समूह, 10 सिरों का समूह लेंगे तो वो हो जाएगा द्विगु, दशानन। और दशानन रावण को भी कहते थे, तो वहां बहुब्रीहि। ठीक, इसमें कर्मधारय और कर्मधारय समास कहता है। कर्मधारय क्या कहता है समझो? कर्मधारय कहता है बेटा कि पहला पद विशेषण, पहला पद इसका जो होगा वो विशेषण होगा। ठीक, और दूसरा पद विशेष से होगा। ये पहला पद की बात है, और दूसरा पद विशेष से होगा। तो मैंने आपको विशेषण विशेष में अंतर बताया था कि जिसकी विशेषता बताई जाए
वो विशेष से होता है और विशेष के बारे में जो बताया जाए वो विशेषण होता है। ठीक, तो जैसे नील कमल, नीला कमल, ठीक, कमल का रंग आमतौर पे लाल होता है लेकिन या गुलाबी होता है, लेकिन नीले कमल की बात की है, मतलब कमल की विशेषता क्या है, नीला। तो देखो पहला पद विशेषण हो गया। अब विशेष से विशेषता किसकी बताई जा रही है, कमल की। बताइए, डाउट किसी को? अब समझ गए? तुम लोग समाज सोते, हाँ, इसको बहुब्रीहि कहोगे तो नीलकमल भगवान राम को भी कहते, उनकी आंख पे कहते थे, तो वहां बहुब्रीहि हो जाएगा। बड़ा कभी कभी ऐसा वर्णन आता है कि भगवान राम के आंखों को नीलकमल, भगवान उनके मतलब मां ने नीले कमल के जैसे आंखों वाली कहा था। ओके, ओके बेटा, किसी को और कोई डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो मैं आपको दे दूँगी। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे बोलो, अरे बोलो बोलो, क्या बेटा? किसका किसका? बिना हाथ का? क्या बेटा, क्या बताओ, क्या दिक्कत है? समास का क्या परिभाषा? स्ट्रक्चर? अरे समास की परिभाषा लिखो, 6 भेद लिखो, और क्या इसका क्या स्ट्रक्चर है? हाँ, अरे तो जो 6 समास मैंने बताए हैं, इसके नियम आपको मैंने बताए हैं, तो उसी उदाहरण को उस नियम पे रखो तो किस नियम पे लागू हो रहा है, वही समास हो जाएगा वो। ओके, ओके बेटा, थैंक यू। मैम ये ऑनलाइन पे करना है ओरिएंटेशन? ऑफलाइन। तो इसमें ऑनलाइन लिखा है, देखिए। रिस्पॉन्सिव है ना, वैसे ही करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं। ऑफलाइन। Good morning everyone.